हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फिलोसफी विद श्रेष्ठा मुखर्जी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं यूनिट 5 की क्लास फ्राइडे को लेने वाली हूँ। तो आज फ्राइडे है, आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। मैंने बताया था कि लास्ट फ्राइडे को मैं क्लास नहीं ले पाई क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो आज मैं पहले इंट्रोडक्शन करूँगी। क्या है इंट्रोडक्शन, कंटेम्पोरेरी इंडियन फ़िलोसफ़ी कैसे आया। पहले से तो हम पढ़ रहे हैं इंडियन फ़िलोसफ़ी, राइट। तो ये कंटेम्पोररी पोर्शन कैसे आया, कैसे अराइव हुआ, इसका कैसे जन्म हुआ, वो सब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट समझेंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि सिलेबस में जो भी पोर्शन है ना यूनिट 5 की, ये सारे पोर्शन हमको डिटेल में पढ़ना होगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी सारा पोर्शन असर्शन और रीज़निंग के तरीके से आ रहा है। तो बिकॉज असर्शन और रीज़न के लिए हर एक कंसेप्ट का मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैंने देखी कि मैंने जो वेस्टर्न एथिक्स का सेकंड क्लास अपलोड किया था, वहाँ पे मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम आप एकदम लाइन बाय लाइन अगर बुक से या फिर कोई भी ऑथेंटिक जगह हो तो वहाँ से आप पढ़ा सकते हो क्या। तो मैं बता देती हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने अपना चैनल का इंट्रोडक्शन किया था, मैंने तभी बताया था कि जो भी कंसेप्ट हम पढ़ेंगे हम बहुत डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो मैंने इसलिए बोला था कि आप जब पढ़ाने जाओगे तो आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। पर जो कंसेप्ट मैंने वेडनेसडे क्लास में लिया ना, जैसे कि गुड हो गया, फिर राइट हो गया, ड्यूटी हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया, ये सब एकदम कोर कंसेप्ट है। तो यहाँ पे एकदम लाइन बाय लाइन समझने का कुछ नहीं है, यहाँ पे बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। जैसे कि हमारे एथिक्स में और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं ना, जैसे कि थ्योरीज है बेंथम का, मील का। तो वहाँ पे जो मैकेंजी का बुक है, वहाँ से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो तब जब मैं पढ़ाऊँगी तब मैं बिल्कुल लाइन बाय लाइन ही पढ़ाऊँगी। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा चीज़ एकदम डिटेलिंग में पढ़ाऊँगी। और हो सकता है कि हर चीज़ हम कवर ना कर पाए जून के लिए, पर हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। ओके सो आज हम स्टार्ट करेंगे कंटेम्पोररी इंडियन फ़िलोसफ़ी विच इज़ यूनिट 5। सबको पता है कि यूनिट 5 के जो भी फ़िलोसफ़र है ना, ये सारे फ़िलोसफ़र बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्पेशली विवेकानंद, औरोबिंदो, इकबाल, टैगोर, केसी भट्टाचार्य, राधाकृष्णन एंड गांधी। ये जो है ना 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बाकी जितने भी हैं ना, इनसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। शायद एक बार आया होगा या फिर नहीं आया होगा, श्योरिटी नहीं है। पर ये जो है ना विवेकानंदो, औरोबिंदो, इकबाल, टैगोर, यहाँ से आएगा। केसी भट्टाचार्य, राधाकृष्णन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हमें वो सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं क्लास तो स्टार्ट कर रही हूँ यूनिट 5 का, पर ये टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि हम जैसे मान लो कि हम स्टार्ट से एकदम प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करते हैं तो हमें कितना टाइम लगता है ना चीज़ों को समझने के लिए। तो मैं वैसे ही क्योंकि पढ़ाऊँगी तो टाइम लगेगा, ठीक है। ओके, अब मैं आ जाती हूँ इंट्रोडक्शन में। तो हम आज पहले स्टार्ट करेंगे स्वामी विवेकानंद से, ठीक है। और ये बुक मैंने बोल ही दिया है कि ये एकदम मस्ट बुक है बसंत कुमार लाल का कंटेम्पोररी इंडियन फ़िलोसफ़ी। इसका शायद मैंने PDF सेंड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे। अगर मैंने सेंड नहीं किया है तो मैं कर दूँगी सेंड, ठीक है। ओके, तो ये जो बुक है ये तो एकदम एसेंशियल है, मतलब लगेगा ही लगेगा आपको। आप ये बुक स्किप नहीं कर सकते हो, वेदर आप प्रिंट आउट करो या फिर आप हार्ड कॉपी ख़रीद लो, आपको ये बुक लेनी ही पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हर जगह पे ना मार्क किया हुआ है, जहाँ से क्वेश्चन आया है या फिर आ सकता है, ऐसा बहुत मार्क किया हुआ है। ओके, तो हम स्वामी विवेकानंद या किसी भी इंडियन थिंकर के पास जाने से पहले या फिर उनके बारे में समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ कंटेम्पोररी इंडियन फ़िलोसफ़ी। मतलब हम इंडियन फ़िलोसफ़ी तो पढ़ के आए हैं,
राइट। इंडियन फिलोसफी में हमने देखा है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वेद की एग्जिस्टेंस से नॉन एग्जिस्टेंस से डिवीज़न हो रहा है, फिर वहाँ से टोटल 9 स्कूल आ रहा है, उनका डिवीज़न देखा है, उनके एपिस्टोमोलॉजिकल थॉट, मेटाफिज़िकल थॉट, ये सब हमने पढ़ रखा है, राइट। मैं जब पढ़ाऊँगी, अभी तक मैंने इंडियन स्टार्ट नहीं किया क्योंकि बचपन से हम लोग सब, जब से फिलोसफी सब्जेक्ट हम लोग 11-12 से पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन से, तो सब लोगों ने ये बेसिक चीज़ें पढ़ा है। तो जो हम एकदम न्यू है, अननोन है, मैं इसीलिए उससे स्टार्ट करना चाहती थी। ओके, तो इंडियन फिलोसफी में हम ये सब पढ़ के आते हैं, राइट। अब अचानक से ये कंटेम्पोररी इंडियन फिलोसफर या फिर कंटेम्पोररी इंडियन फिलोसफी कहाँ से अचानक से टपक पड़ा, ये चीज़ पता होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हुआ यूँ कि 19 to 21st सेंचुरी जो था, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हमारा जो एंशियन इंडियन नॉलेज सिस्टम है या फिर जिसको हम वेदांत या उपनिषद का नॉलेज बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे एक री इंटरप्रिटेशन हुआ। किस चीज़ का? ना वेदांत, उपनिषद, इन सब के जो टॉपिक्स है या फिर यहाँ पे जो जो थ्योरीज बताए गए हैं उनको री इंटरप्रेट किया गया। या फिर इन लोगों ने सोचा 19th सेंचुरी टू 21st सेंचुरी में क्या हुआ, इन लोगों को लगा, कुछ थिंकर्स को लगा कि जो उपनिषद का या फिर जो हमारा वेदांतों का थ्योरीज है उनको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉडिफाई करके हम खुद के तरीके से उसको बना सकते हैं या नया थ्योरी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे बनाएंगे, उसको थोड़ा सा मॉडर्न, थोड़ा सा रैशनल, थोड़ा सा ह्यूमैनिस्टिक मोड देना चाहते हैं, ठीक है। तो कौन से इशू के ऊपर काम हम करेंगे? अगर मान लो कि हम कोई ऑलरेडी टॉपिक है, कोई ऑलरेडी थ्योरी बना हुआ है, उस टॉपिक को हम चाहते हैं कि जैसे रिसर्च में क्या होता है, यूजुअली रिसर्च में क्या होता है, मान लो कि कोई टॉपिक है ऑलरेडी गिवन है, तो उस टॉपिक के ऊपर हम क्या कर रहे हैं कि हम पता कर रहे हैं कि उस टॉपिक में क्या क्या बोला गया है या फिर रिसर्चर ने क्या क्या चीज़ें बोली है। अब मान लो कि कोई चीज़ें खाली रह गया है या फिर कोई चीज़ें गैप रह गया है, जिसे हम रिसर्च गैप बोलते हैं, कि जो बंदे ने रिसर्च किया था वो उससे शायद एक पोर्शन छूट गया, तो हम क्या उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ के उससे अपना रिसर्च प्रपोजल बना लेते हैं कि ये गैप लास्ट रिसर्च में रह गया था, राइट। तो वैसे ही हर फिलोसोफर का यही मतलब काम होता है कि दूसरा जो फिलोसोफर जो चीज़ बोल रहा है वहाँ पे उसके थ्योरी को खुद के तरीके से इंटरप्रेट करना, ओके, वही चीज़। तो यहाँ पे क्या, जब पुराना जो थ्योरी है, पुराने जो टॉपिक्स है वेदांतों के, उपनिषद के, उसको जब री इंटरप्रेट ये लोग कर रहे थे, तो इन लोगों का मेन फोकस था ऐसे इश्यूज़ पे, लाइक सोशल रिफॉर्म, नेशनल आइडेंटिटी, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। फिर ट्रेडिशनली हम स्पिरिचुअल जो मेटाफिज़िक्स है उसको वेस्टर्न तरीके से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या वेस्टर्न तरीके से कैसे उसको देखेंगे, फिर इंडिविजुअलिज्म, फिर साइंस, ठीक है। तो ये जो पूरा चीज़ें हैं ना, जो इश्यूज़ को लेके वो लोग बात करने वाले हैं या फिर बात कर रहे थे उस टाइम पे, तो ये सब चीज़ें कब से स्टार्ट हुआ ना, इट इज़ ऑफिशियली बिगिन विद द इंडियन रेनेसांस। जब रेनेसांस हुआ ना, उस टाइम से ये स्टार्ट हुआ। एंड ये किसके द्वारा स्टार्ट हुआ? राजा राममोहन राय, ओके। सो एंड राजा राममोहन राय क्या करना चाह रहे थे? इंडियन जो हेरिटेज है उसको मॉडर्न साइंटिफिक रैशनलिस्ट के तरीके से प्रेजेंट करना चाह रहे थे। तो क्या हुआ कि ये जो मूवमेंट है ये तो 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, तो अब ये वेस्टर्न एथिक्स या फिर वेस्टर्न जो कल्चर है इसका इंट्रोडक्शन किया राजा राममोहन राय ने, who was also advocate for rational thinking और उपनिषदिक मोनोथियज्म, ठीक है, who is famous for उपनिषदिक मोनोथियज्म, ठीक है। ये तो उन्होंने किया, उन्होंने ये स्टार्ट किया, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना उन्होंने स्टार्ट किया, तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या हुआ, अब जैसे ही उन्होंने इंडियन रिफॉर्मेशन के बारे में बात करना स्टार्ट किया, तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो थिंकर्स थे उस टाइम पे,
इंडियन थिंकर्स लाइक स्वामी विवेकानंदो, रविंद्रनाथ टैगोर, औरोबिंदो, राधा कृष्णन, केसी भट्टाचार्य, तो वो लोग आ गए। तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जो है उनको बोला जाता है, उनकी थ्योरी को प्रैक्टिकल वेदांतो, सबको पता है, नियो वेदांतिस्ट भी बोला जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो हिंदू फिलोसफी या फिर जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वेदांतों का, या फिर जो वेदांतो है, उस पोर्शन को वेस्टर्न तरीके से वो थोड़ा सा इंटरप्रेट करना चाहते थे। तो वो जो चीज़ है ना, वेस्टर्न तरीके से वेदांतों को इंटरप्रेट करना, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रैक्टिकल वेदांतो ऑफ विवेकानंद। तो वेदांतों के ऊपर ये लोग एम्फसाइज कर रहे हैं। मतलब इस टाइम पे रेनेसांस के बाद कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादातर फोकस किए गए? इट फोकसेस ऑन सिंथेसिस, ह्यूमनिज्म, नियो वेदांतो, एंड इट इज़ ऑल्सो एम्फसाइजिंग ऑन प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। प्रैक्टिकल चीज़ों पे जो वेस्टर्न थॉट, वेस्टर्न जो कल्चर है, वेस्टर्न जो हैबिट्स है, उसके ऊपर काम किया गया। क्योंकि जब मान लो कि कंटेम्पोररी मतलब क्या हो रहा है कि अभी के टाइम पे, राइट, एंड इंडियन फिलोसफी हम जो पढ़ के आ रहे हैं ना, वेदांतो, उपनिषद, मंत्र, संहिता, ये सब जो पढ़ के आ रहे हैं, ये बहुत एंशियंट है। हमें उनका मतलब कौन से डेट पे एक्चुअल डेट नहीं मिलती है हमें, हम इन्फ्रेंस करते कि हो सकता है इतने टाइम पे ये था, राइट। तो ये एंशियंट ही पीरियड में था वो सब। पर अभी के टाइम पे जो न्यू थिंकर्स आए, जैसे कि स्वामी विवेकानंद हो गए, फिर औरोबिंदो हो गए, फिर गांधी हो गए, ये सब तो नए हैं, राइट। नए हैं मतलब ऐसा ही नहीं कि कल पैदा हुए हैं, ऐसा भी नहीं है, पर कंटेम्पोररी मतलब वो जो पोर्शन है उसके बाद आए हैं। इसलिए बोला गया 19th सेंचुरी टू 21st सेंचुरी में आया है। जब हम रिसेंट वेस्टर्न फिलोसफी भी करेंगे वो भी 21st सेंचुरी का ही आएगा, ठीक है, ओके। तो ये सब चीज़ों पे फोकस किया गया। यूनिवर्सलिज्म हम पढ़ेंगे यहाँ पे, हाँ, यूनिवर्सलिज्म है, यूनिवर्सल रिलीजियन है विवेकानंदो का, वो भी पढ़ेंगे, हाँ। अच्छा, तो ये सब रिलीजियस, फिर स्पिरिचुअलिटी। कैसे स्पिरिचुअलिटी? ना स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकल वे में, कैसे प्रैक्टिकल वे में हम स्पिरिचुअलिटी को एक्सेस करेंगे, या फिर उसको मानेंगे, या फिर उसको एज अ थ्योरी प्रेजेंट करेंगे, वो सब चीज़ें भी हम देखेंगे। और कौन से चीज़ों के बारे में उस टाइम पे बात हुआ, उस टाइम पे इसके अलावा भी, जैसे मैंने बताया कि ईस्ट जो पोर्शन है एंड वेस्ट जो पोर्शन है, उनका एक सिंथेसिस करना चाहा। मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न साइंस है, वेस्टर्न लॉजिक है, हाँ, सोशल जो एक वेस्टर्न थॉट है, उसके साथ इंडियन जो पोर्शन है, मतलब इंडियन एंड वेस्टर्न, मतलब मान लो कि इंडियन थॉट्स के साथ वेस्टर्न थॉट्स को अटैच कर दिया। जैसे कि मान लो कि हमारा जो इंडियन फिलोसफी है उसके साथ वेस्टर्न फिलोसफी अटैच कर दिया, ठीक है। अब देखो, यूनिवर्सल का कंसेप्ट वेस्टर्न में है, प्लेटो में है, राइट, हमने पढ़ा है यूनिवर्सल का कंसेप्ट वहाँ पे, सामान्य, यूनिवर्सल। तो ऐसे फिर लॉजिक में भी पढ़ा है हमने। तो ये जो चीज़ है ना, ईस्ट एंड वेस्ट के साथ एक सिंथेसिस बनाने की कोशिश किया गया था। किन लोगों ने किया था? जो थिंकर के बारे में हम पढ़ेंगे उन लोगों ने किया था, क्योंकि दोज थिंकर्स आर कॉल्ड एज कंटेम्पोररी इंडियन फिलोसोफर, ऑल ऑफ देम, ओके। जितने सारे 12, 15, 20 जितने फिलोसोफर है हमारे सिलेबस पे तो बहुत कम है, इससे भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब आप पढ़ना चाहो तो आपके पास बहुत सारी चीज़ आ जाएगी। अभी तो हमारे पास गूगल है, इंटरनेट है, एआई है, तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे मिल जाएगी जो हमें पता नहीं था, ओके। तो बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर है, तो ये सारे इसीलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की, इंडियन थॉट के साथ वेस्टर्न थॉट को अटैच करके एक सिंथेसिस बनाने की कोशिश की, ओके। अच्छा, अब क्या हुआ, मैंने तो बता ही दिया कि ऑब्वियसली ये क्यों कर रहे हैं, ताकि समाज में रिफॉर्मेशन हो पाए, सोशल रिफॉर्मेशन के लिए लोगों की थिंकिंग चेंज हो, लोगों की सोचने का तरीका, फिर उनकी स्पिरिचुअलिटी की थॉट, उनके रिलीजियन का थॉट थोड़ा सा चेंज हो। जैसे कि मान लो कि गांधी बोलेगा ट्रूथ इज़ गॉड, गॉड इज़ ट्रूथ, हाँ, फिर बोलेगा विवेकानंद में वो लोग बोलेंगे कि यूनिवर्सल रिलीजियन की बात बोलेंगे, सर्वधर्म समभाव,
मतलब सबके बारे में, सारे रिलीजन जो है, सारे रिलीजन इक्वल है, ऑल रिलीजियंस आर इक्वल। तो ये जो सारे कंसेप्ट है ना, आप देखोगे कि इंडियन ट्रेडिशन में ये सब रिलीजियन को लेके, फिर स्पिरिचुअलिटी को लेके बहुत ही एक गंदा पॉलिटिक्स चलता था। ठीक है, हमने देखा है क्रिश्चियनिटी के टाइम पे भी ये चीज़ होता था। प्रोटेस्टेंट, फिर जो चर्च के लोग थे वो लोग क्रिश्चियनिटी के नाम पे ये सब करते थे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ों को रिफॉर्मेशन करके, हमें पता है राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोगों ने सब ने ही सुना है, राइट। तो उसे हम लोग बोलते हैं सोशल रिफॉर्मर, राजा राम मोहन राय को। तो वो जब आए उसके बाद उन्होंने क्या किया, वेस्टर्न कल्चर को लेके आए, तभी जाके ये जो सारे थिंकर हैं ये लोग आए। ठीक है, एंड इन्होंने अपने अपने थॉट्स दी। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे थिंकर्स हैं। तो पहले तो स्वामी विवेकानंद है। प्रैक्टिकल वेदांतों के बारे में तो उन्होंने कंसेप्ट दी, हाँ, जिसको हम न्यू वेदांतो बोलते हैं। प्रैक्टिकली वेदांतों को हम डिस्कस करेंगे, वो चीज़ पढ़ेंगे। और इसके अलावा क्या किया, उन्होंने एम्फसाइज की सर्विस टू मैनकाइंड एज सर्विस टू गॉड। उसके बाद उन्होंने हारमनी जो है स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ के अंदर, जो हारमनी या फिर जो एक रहने की एक जो क्वालिटी है या फिर एक रिलेशन है, उस चीज़ को उन्होंने एलाबोरेट किया। उसके बाद कौन सा थिंकर्स आता है, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया, ही एक्चुअली फोकस्ड ऑन रिलीजियन ऑफ मैन। ठीक है, and he is also highlighting the relationship between the finite individual and the infinite spirit and expressed through the creativity and humanism। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला। ठीक है, ह्यूमनिज्म, फिर क्रिएटिविटी, फिर रिलेशनशिप बिटवीन फाइनाइट इंडिविजुअल एंड इनफाइनाइट स्पिरिट, इंडिविजुअल एंड स्पिरिट के बीच में रिलेशनशिप, ये टैगोर इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद औरोबिंदो, हमें पता है औरोबिंदो का जो थ्योरी है इंटीग्रल योगा, राइट। तो ही प्रोपाउंडेड इंटीग्रल योगा एंड एडवोकेटिंग फॉर द डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ रादर देन लिबरेशन फ्रॉम इट। 8 स्टेज के बारे में बात करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। ये सब टॉपिक के बारे में, थ्योरीज के बारे में औरोबिंदो ने डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद गांधी क्या करते हैं, गांधी कौन से टॉपिक्स के बारे में, गांधी के कौन से टॉपिक्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जहाँ पे गांधी प्रोमोटेड प्रैक्टिकल एथिक्स बेस्ड ऑन ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड ऑल्सो सर्वोदय एंड मॉरल लिविंग। हमें पता है सर्वोदय की बात होगी यहाँ पे, ठीक है, फिर अहिंसा की बात होगी, फिर सत्य की बात होगी, फिर यहाँ पे बात होगी स्वराज की, सत्याग्रह की बात होगी, फिर सिविलाइजेशन की बात होगी, उसकी क्रिटिसिज्म होगी। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये सब चीज़ें गांधी के टॉपिक पे हमें मिलेगा। उसके बाद जब राधा कृष्णन आए, उन्होंने अलग क्या किया, ही सर्व्ड एज अ ब्रिज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट थॉट। ओके, तो राधा कृष्णन क्या करेंगे कि वो उन्होंने एक ब्रिज क्रिएट कर दिया ईस्ट एंड वेस्टर्न थॉट के बीच में। एंड ही आर्ग्यूइंग दैट इंटेलेक्ट इज अ स्टेप टुवर्ड इंट्यूशन एंड दैट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इज द अल्टीमेट रियलिटी। जो हमारा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वही हमारा अल्टीमेट रियलिटी है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आएगा केसी भट्टाचार्य, एंड ही इज़ नोन for his original rigorous subjective analysis which is known as subject of freedom। तो subject of freedom के बारे में वो डिस्कस करते हैं। सबने ये चीज़ तो सुनी ही होगी। ओके, उसके बाद आएगा इकबाल, ठीक है, मोहम्मद इकबाल। सो ही फोकसेस ऑन द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, जिसको खुदी बोलते हैं, ठीक है, KHUDI, खुदी, and a dynamic, creative and Islamic perspective on the human individual। मतलब ये जो फिलोसोफर है, ये सारी फिलोसोफर एक्चुअली कौन से कॉमन चीज़ के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, आप लोग देखोगे तो एक तो स्पिरिचुअल रियलिटी के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिवर्सलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, इक्वालिटी के बारे में, या फिर मैंस नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। मतलब हर तरीके से सोशल रिफॉर्मेशन की ही बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे।
इतनी देर तक मैंने जो जो बताया ना, कौन से कंसेप्ट में क्या क्या है, वो चीज़ मैंने बहुत ही शॉर्ट में 1-2 लाइन में बताया, ठीक है। ओके, सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद। तो उससे पहले हर फिलोसोफर का, जो भी कंटेम्पोररी फिलोसोफर हो या फिर वेस्टर्न फिलोसोफर हो, सारे फिलोसोफर का एक चीज़ हम सबको याद होनी ही होनी चाहिए, उनका बर्थ डेट एंड उनका डेट ऑफ द डेथ, ठीक है। कब वो जन्मे हैं एंड कब वो दुनिया छोड़ के गए हैं, ये डेट ऑफ बर्थ क्यों याद रखने हैं। अभी रिसेंटली हम देखते हैं क्वेश्चन कैसा आ रहा है, क्रोनोलॉजी वाइज, मान लो कि ईयर वाइज आ रहा है कि कौन सा फिलोसोफर पहले आया था। तो अगर आपको ईयर ही नहीं पता, उसका बर्थ डेट या फिर कौन सा काम किस ईयर में हुआ है, ये सब अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए वो अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए सारे ही फिलोसोफर हम जितने भी पढ़ेंगे, वेदर इट इज़ ऑन वेस्टर्न फिलोसफी और इट इज़ ऑन कंटेम्पोररी इंडियन और इट इज़ ऑन रिसेंट वेस्टर्न फिलोसफी और सोशल पॉलिटिकल, कहीं पे भी पढ़ेंगे हम, तो हर जगह पे हमें पहले डेट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में बचपन से हम लोग सब पढ़ के ही आए हैं, तो मैं ज़्यादा उनका लाइफ फिर उनका बायोग्राफिकल स्टोरी ज़्यादा नहीं बताऊंगी। मैं जस्ट 1-2 लाइन उसको डिस्क्राइब करके एक्चुअल हमारा जो टॉपिक है मैं वहाँ पे जाऊंगी, ठीक है। ओके, तो स्वामी विवेकानंद इज़ ऑब्वियसली इंडियन फिलोसोफर, ओके। अच्छा, सो स्वामी विवेकानंद का बॉर्न डेट एंड डेथ, ठीक है, कि कब जन्मे थे। हमें सबको पता है कि 12 जनवरी हमको छुट्टी मिलती है इस दिन के लिए, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ डेट रहता है उस दिन, ठीक है। तो 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद जी बॉर्न हुए थे एंड 4 जुलाई ऑफ 1902 को वो गुज़र गए थे। और जब वो गुज़रे तब ऑलरेडी उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बना दिया था, जो सबको पता है रामकृष्ण मिशन के नाम पे प्रसिद्ध है, ठीक है। एक इंस्टीट्यूशन बना दिया था, बहुत सारे हॉस्टल्स बना दिए थे, बहुत सारे बुक्स वो लिख चुके थे ऑलरेडी उस टाइम पे, ओके। तो हमें सबको पता है कि उनका जो बचपन में वो जब पैदा हुए थे, उनका क्या नाम था, नरेंद्रनाथ दत्तो। तो वहाँ से उसके बाद वो स्वामी विवेकानंद नाम से परिचित होने लगे, ओके। तो ही वॉज अ हिंदू मॉन्क, फिलोसोफर, यू कैन से राइटर, एंड ऑल्सो ही इज़ अ इंडियन मिस्टिक ऑफ रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस का बहुत बड़ा ही शिष्य था स्वामी विवेकानंद। किसका? रामकृष्ण परमहंस का, परमहंस देव का। रामकृष्ण परमहंस देव का शिष्य था स्वामी विवेकानंद, ठीक है, ओके। तो सबसे बड़ा वाला शिष्य था स्वामी विवेकानंद, ओके। तो अब क्या हुआ कि वो हिंदुइज़म, फिर फिलोसफी ऑफ वेदांत, योगा, इस पे उनका जो अवदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद कौन से चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वेदांत में कौन सी चीज़ों के बारे में बात किया जाती है, इट्स लाइक द वर्ल्ड, ओके, सो द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रह्मा, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात होती है, वर्ल्ड। फिर उसका डिफरेंट डिवीज़न है, हमें पता है वेदांत में बहुत सारे डिवीज़न है, अद्वैत वेदांत है, विशिष्ट वेदांत है, द्वैतवाद है, द्वैतवाद है, ठीक है, शुद्ध द्वैतवाद है, तो बहुत सारा चीज़ें हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने क्यों वेदांतों को ही चुना, वाई? इसके अलावा भी तो बहुत कुछ टॉपिक है इंडियन थॉट में, तो यही चीज़ उन्होंने क्यों चुनी, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने इसलिए चूज़ की क्योंकि वेदांत जो थॉट्स है या वेदांतों में जो सब टॉपिक्स के बारे में बताया जाता है, वो चीज़ अट्रैक्ट करता था विवेकानंद को, ठीक है। तो विवेकानंद इसलिए जो सोशल, रिलीजियस, जो कॉस्मिक कंडीशन है, तो वो ये देखना चाहते थे कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया के जो लोग हैं वो तो बहुत नॉलेजेबल है, फिर भी वो इतने बाहर के लोगों से इतना क्यों पीछे है। तो वो चीज़ के लिए वो उनके थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करना चाहते थे। तो हमें पता है कि वेदांतों में जो भी टॉपिक डिस्कस होता है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी
इंटरेस्टिंग एंड वेरी थॉटफुल, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, विवेकानंद अब क्या करना चाह रहे थे, वो अपना जो फिलोसफी है वो किस किस जगह से इन्फ्लुएंस्ड है। जैसे कि हमने तो बात की ही वेदांतों की, वेदांतों के अलावा भी बुद्धिज़्म से भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड है, योगा से भी, योगा फिलोसफी से भी इन्फ्लुएंस्ड है। तो क्यों, तो वो चीज़ हम देखेंगे अब, ठीक है, ओके। तो ये था बैकग्राउंड। अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने अपने सारे फिलोसफी में कौन से पोर्शन से वो इन्फ्लुएंस थे एंड क्यों इन्फ्लुएंस थे, एंड इन्फ्लुएंस होके उसके बाद उन्होंने खुद का क्या थ्योरी बनाया, वो हम देखेंगे। ओके, सो मैं जो जो पेज से पढ़ाऊँगी ना, वो सारे पेज मैं पीडीएफ करके अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे मेरे। तो मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक है वो एक्चुअली मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पॉपअप नहीं हो रहा था, तो मैंने उस चीज़ को सही कर दिया है। अब आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, तो आप लिंक पे ज्वाइन कर देना। और उसके साथ ही अटैच दूसरा एक डिस्कशन ग्रुप है, जहाँ पे अगर मान लो कि मुझे बहुतों ने बताया कि ये टॉपिक मैम आप स्टार्ट करो, वो टॉपिक आप पढ़ाओ, या फिर इसका नोट चाहिए, तो अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका टॉपिक है जिसके बारे में आपको डिस्कशन करनी हो, या फिर आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक के बारे में पहले बताओ, या फिर मान लो कि मैं जो पढ़ा रही हूँ उसके बारे में आपका कोई डाउट है, अगर आप कमेंट में ज़्यादा कुछ डाउट है तो आप नहीं लिख पा सकते हो, राइट। तो कोई चीज़ डाउट हो, इसके बाद मान लो मैं जब लॉजिक कराऊंगी तो लॉजिक में मैं होमवर्क दूंगी, तो वो होमवर्क आप लोग करके मुझे डिस्कशन ग्रुप में पीडीएफ करके अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वो जो टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है उसके अंदर ही डिस्कशन ग्रुप है, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करोगे तो उसके साथ आप डिस्कशन ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना, ठीक है, ओके। चलो चलते हैं क्लास के तरफ। ओके, सो मैं क्या बोल रही थी कि विवेकानंद जो है इंडिया का जो सोशल सिचुएशन है, इंडिया का जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, ये सब के बारे में उनको पता था। तो उनको पता था कि इंडियन थॉट प्रोसेस क्या है, इंडिया के जो लोग हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे उनकी थॉट प्रोसेस चलते, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करना चाह रहे थे कि हमारा जो इंडियन सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक जो कंडीशन है ना इंडिया के लोगों को, उनके ऊपर वो अवेयरनेस लाना चाह रहे थे, उनके थॉट प्रोसेस के ऊपर सोच के या उनके बारे में सोच के, उनकी सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में सोच के वो कुछ नया करना चाहते थे विवेकानंद, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये है इन्फ्लुएंसेस दैट शेप्ड हिज फिलोसफी। किसका फिलोसफी? विवेकानंद का जो फिलोसफी है, जो हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल वेदांत, वो मैंने बताया कि कुछ कुछ हिस्सों से इन्फ्लुएंस्ड है। जैसे कि मैंने एक तो बताया कि वेदांतों से है, दूसरा है बुद्धिज़्म से है, योगा से है, फिर क्रिश्चियनिटी से है, फिर ब्राह्मण जो समाज है वहाँ से है, ठीक है। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि स्वामी विवेकानंद एक मॉन्क थे, सन्यासी थे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, पहले मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन है, हाँ, इंडियन ट्रेडिशन में पता होगा सबको कि एक डिवीज़न है कास्ट एंड क्लास का, राइट। तो क्लास एंड कास्ट का क्या क्या डिवीज़न है? अच्छा देखो, तो क्लास या कास्ट का डिवीज़न है, जैसे सबको पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये 4 कास्ट या फिर क्लास के बारे में बात किया जाता है यूजुअली, राइट। आश्रम ये चारों है, ब्रह्मचार्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ एंड संन्यास। शूद्र तो यहाँ पे है क्लास पे। तो ब्रह्मचर्य क्या होता है? जैसे कि बचपन में पैदा होने के बाद से बोला जाता है कि 18 साल तक या 20 साल तक जो है टीचर के घर में या फिर गुरु के घर में जो है स्टूडेंट रहता है। क्योंकि मैंने बोला कि ये इंडियन ट्रेडिशन में चल रहा है, तो जैसे सबने महाभारत, रामायण पढ़ा होगा या फिर देखा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो 5 पांडव हैं और बाकी के जो उसके धृतराष्ट्र के जितने भी बच्चे हैं, सब जाके, याद होगा आप लोगों को कि गुरु के आश्रम में रह रहे थे, वहाँ पे जाके वो लोग सीख रहे थे कैसे वो योद्धा बन सकते हैं, अच्छा, ठीक है। तो वो है ब्रह्मचार्य।
तो गार्हस्थ्य लाइफ मतलब क्या, जहाँ पे हम फैमिली लाइफ लीड कर रहे हैं, जहाँ पे हम शादी कर रहे हैं, फिर बच्चे हो रहे हैं, फिर बच्चों का एडुकेशन, फिर खुद के जो घर में हमारा पेरेंट्स है उनको देखना। तो गार्हस्थ्य आश्रम में मतलब हम लोग फैमिली लाइफ लीड कर रहे हैं। उसके बाद आता है वानप्रस्थो। वानप्रस्थो में क्या हो रहा है कि गार्हस्थ्य आश्रम में जब हम रह रहे हैं ना, जब मैं पढ़ाऊँगी पुरुषार्थ तो आपको वो सारी चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। पर अभी के लिए ये चीज़ थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि हम विवेकानंद पढ़ रहे हैं। तो विवेकानंद क्योंकि एक मॉन्क है तो वो संन्यास की बात करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिवीज़न पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे जस्ट स्टार्टिंग में ही देखा कि यहाँ पे सोशल कंडीशन के बारे में बात किया जा रहा है। तो क्लास डिवीज़न भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। तो गार्हस्थ्य आश्रम में हो गया फैमिली लाइफ। अब क्या हुआ, जब गार्हस्थ्य आश्रम में हम हैं तो क्या हो रहा है, वहाँ पे ऑब्वियसली हम अटैच हो जा रहे हैं हमारे फैमिली मेम्बर से, हमारे जो लव्ड वंस हैं उनसे, राइट, अटैच हो जा रहे हैं। तो क्या होता है ना कि जब पुरुषार्थों में बताया जाता है कि पुरुषार्थ मतलब क्या होता है, पुरुषार्थ मतलब हर ह्यूमन बीइंग का जो एक लाइफ का गोल होता है, ठीक है, दैट इज़ पुरुषार्थ। तो वहाँ पे बताया जाता है दो चीज़ों के बारे में, एक है श्रेयस और दूसरा है प्रेयस। तो प्रेयस क्या होता है, हमारा जो भी फेवरेट चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो फैमिली, पेट, पेरेंट्स, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट जो हमें बहुत पसंद है, तो वो सारी चीज़ों से क्या होती है, हमें अटैचमेंट होती है। ये जो प्रेयस मार्क है ना, यहाँ पे क्या होता है, हमारे जितनी भी फेवरेट चीज़ें रहती हैं, हाँ, वो सब चीज़ें आती है, जहाँ जिस सारी चीज़ों से हमें अटैचमेंट होता है। जैसे मान लो कि मेरा एक फेवरेट ड्रेस है, वो कोई मांग रहा है। अब क्या हो रहा है कि यूजुअली तो वो एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है, तो उसके साथ मुझे अटैच तो नहीं होना चाहिए, पर हम हो जाते हैं मटेरियल ऑब्जेक्ट के साथ भी अटैच। हम नहीं बोलते ये मेरा पेन है मैं किसी को नहीं दूंगी, ये मेरा पेंसिल बॉक्स है किसी को नहीं दूंगी, दिस इज़ माय फ़ोन, राइट। तो क्या होता है, हम मटेरियल ऑब्जेक्ट के साथ भी अटैच हो जाते। तो प्रेयर्स में वही सारी चीज़ होती है जो अटैचमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। तो गार्हस्थ्य आश्रम में अटैच होने के बाद क्या होता है, अब अटैचमेंट हम रिमूव नहीं करेंगे। हमें पता है लिबरेशन तक अगर हमें जाना है तो वी हैव टू रिमूव दैट अटैचमेंट, राइट। तो ये अटैचमेंट जैसे ही रिमूव करना है तो ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा कि आज ही मेरे को बहुत सारे अटैचमेंट हैं, बहुत सारे लोग मेरे आसपास हैं, कल ही उठ के मैं देख रही हूँ कोई नहीं है, सब गायब हो गए, या मैं हर जगह से भाग गई, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अटैचमेंट से डिटैचमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए बोला गया है वानप्रस्थो। आपको पता होगा सबको कि राम वनवास गए थे, राइट। तो क्या होता है कि वहाँ पे वो जो वानप्रस्थ अवस्था होता है, वहाँ पे हम गार्हस्थ्य लाइफ लीड करने के बाद कुछ साल जो है घर से निकल जाते हैं। कहाँ पे, ना कोई भी जंगल पे या कोई भी अरण्य पे हम चले जाते हैं। वहाँ पे क्या सीखते हैं, वहाँ पे क्यों जाना ज़रूरी है कि संन्यास मतलब क्या हो रहा है, मतलब एंड, सब कुछ ख़त्म। संन्यास मतलब लिबरेशन नहीं है, संन्यास स्टेज तक पहुंचना ही मतलब लिबरेशन नहीं है। तो हम जब संन्यास में पहुंचेंगे तो वो पहुंचने के लिए और वहाँ पे जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा धैर्य, बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट, किसी भी चीज़ में हम क्रोधित हो जाते, किसी भी चीज़ में हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते, ये सारी जितने भी फीलिंग्स हैं ना, ये सारी फीलिंग्स हमको कंट्रोल करने पड़ेंगे। तो ये तो एक दिन में कंट्रोल नहीं होगा। तो हम जैसे ही वानप्रस्थ में जाएंगे, अकेले रहेंगे, वन में रहेंगे, वहाँ पे खाने का हमारी मर्ज़ी के हिसाब से कोई चीज़ नहीं आएगा। वहाँ पे तो हम कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकते ना ऑनलाइन में, ज़ोमैटो, स्विगी, कि वहाँ पे आ जाएगा फूड, तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको खुद को खाना शायद बनाना पड़ सकता है, या फिर आप खुद वहाँ से कुछ भी फल मूल ये सब चीज़ें आप लोगे। तो वानप्रस्थ में क्या होता था कि वहाँ पे जो पर्सन चाहता है संन्यास के ओर जाना, लिबरेशन के ओर जाना, तो वो वानप्रस्थ आश्रम में जाता था आफ्टर अटेनिंग गृहस्थ आश्रम, ठीक है। उसके बाद वानप्रस्थ में जाना है। तो वानप्रस्थ में जाके वो यही सीखता था कि पहले पहले तो बहुत याद आएगी, नहीं, घर वालों से अलग होके पहले बहुत याद आएगी, पर कुछ दिन रहते क्या होता है, आदत हो जाते। जैसे कि बोलते हैं कि 21 days नीड्स टू मेक अ हैबिट, मेक अ न्यू हैबिट। कोई भी हैबिट बनाने के लिए 21 दिन लगते हैं,
पहले बहुत दिक्कत होती है पर बाद में वो आदत बन जाती है, राइट। वी आर ह्यूमन बींग, तो हम कुछ भी आदत बना सकते हैं और कुछ भी आदत छोड़ सकते हैं। तो वानप्रस्थ के बाद आता है संन्यास। संन्यास मतलब ही लिबरेशन नहीं है, मैं ये चीज़ बता देती हूँ। संन्यास मतलब लिबरेशन बिल्कुल ही नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि संन्यास में जा रहे मतलब हम या फिर हमारा जो सोल है वो लिबरेट हो जा रहे हैं, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ओके, अच्छा, ये गया हमारा 4 आश्रम। अब क्या है, अब है ये 4 कास्ट या फिर क्लास। हमें पता है कि ये क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हमारा कास्ट डिसाइड करता है, राइट। तो ये चारों भी कास्ट के हिसाब से जो ह्यूमन बीइंग है उनके डिफरेंट ड्यूटीज़ रहते थे, ठीक है। तो ये हमारा इंडियन ट्रेडिशन का सोशल जो एक साइड है वो था, ठीक है। इसके हिसाब से हर पर्सन अपना अपना जो ड्यूटी होता है, अपना अपना जो काम होता था वो करते थे। तो ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बिकॉज स्वामी विवेकानंदो वॉज अ मॉन्क, ठीक है, सन्यासी थे। और वो जो भी चीज़ें बता रहे हैं अपने फिलोसफी में वो सारे सोशल वेलफेयर के लिए ही बता रहे हैं, या फिर जो ह्यूमन बीइंग हैं उनकी जो स्थिति था पहले, जो सिचुएशन उनके साथ हो रहा था उस टाइम पे, तो उनके खिलाफ वो एक रिफॉर्मेशन लाना चाह रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने ये अपना जो है थ्योरी वो दिया है। ओके, अच्छा, तो हम जहाँ पे पढ़ रहे थे वहाँ पे फिर वापस आते हैं। ओके, अब देखो तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि विवेकानंद's philosophy arises from the awareness of the social, religious, economic condition of the Indian masses। इंडियन लोगों के जो सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक कंडीशन है उस वहाँ से उनका फिलोसफी जो है अराइजेस होते हैं। सो ही हैड ऑल्सो अ रियलाइजेशन दैट एट लीस्ट सम ऑफ द सोशल इविल्स वेर ड्यू टू ऑर्थोडॉक्सी एंड सुपरस्टिशंस prevalent in the society of the time. He had a deep conviction that this was due to a loss of faith in spiritual values। तो क्या बोल रहे थे कि उनको ये रियलाइज़ हुआ कि एटलीस्ट कुछ जो हमारे सामाजिक जो इविल्स मतलब समाज के कुछ ऐसे चीज़ें, मतलब समाज के कुछ ऐसे थॉट्स बोल सकते हैं या कुछ ऐसे पर्सन जो हमारे लिए हानिकारक है। इविल मतलब क्या, दुष्ट, समाज के कुछ दुष्ट जो प्रोसेस होते हैं या फिर जो रूल्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारा सुपरस्टिशन या फिर हमारा जो एक ऑर्थोडॉक्स मेंटलिटी है वहाँ से आता है, ठीक है। जो सोसाइटी के टाइम के साथ साथ वो चीज़ें भी डिफरेंट होते जाएंगे या फिर हो रहे थे। तो सोसाइटी के जो टाइम था, समाज का जिस टाइम पे जो चीज़ चल रहा था उस टाइम पे उस चीज़ का सुपरस्टिशन ज़्यादा चल रहा था उस टाइम। सोसाइटी के हर एक टाइम पे डिफरेंट चीज़ों को लेके सुपरस्टिशन होते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ों के बारे में वो बोल रहे। फिर क्या बोल रहे कि एक चीज़ उन्होंने समझा या फिर वो बिलीव करते थे कि ये जो चीज़ हो रही है ना, सुपरस्टिशन या फिर ऑर्थोडॉक्स एक बिलीव, तो ये चीज़ एक्चुअली क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअल हमारा जो वैल्यू है उस पे लोग फेथ नहीं रख रहे, या फिर उससे उन लोगों का, ह्यूमन बींग्स का या फिर समाज के जो इंसान हैं उनका फेथ हट जा रहा है, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, देखो कि ही हैड अ डीप कन्विक्शन दैट दिस वाज ड्यू टू अ लॉस ऑफ फेथ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज़। जो हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है उसके ऊपर फेथ ना होने की वजह से ज़्यादातर हमारा सुपरस्टिशन, फिर ये जो चीज़ें गलत हो रही है वो चीज़ें हो रही है। सो कंसिक्वेंटली ही एम्ड एट what would be called a spiritual awakening and accepted with gratitude whatever he could learn from faith and discipline, emphasizing the ultimacy of spiritual values। तो क्या बोला जा रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, वो एम्ड कर रहे हैं कौन से चीज़ पे, वो एम्ड कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड के साथ, ठीक है। एक चीज़ को एक्सेप्ट करके ग्रैटिट्यूड के साथ क्या करना चाह रहे हैं, वो यही करना चाह रहे हैं कि जो इंसान का स्पिरिचुअल अवेकिंग है, मतलब खुद को जगाना। जैसे कि मानो कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, मानो कि हमारे लाइफ में कोई गोल ही नहीं है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, पर अगर हमारा एक गोल सेट है कि हमें वी हैव टू क्रैक
UGC नेट सेट और वी वांट JRF और वी वांट टू बी एन प्रोफेसर। तो ये गोल है, राइट। तो इसकी वजह से हम डेली सुबह उठ के पढ़ाई कर रहे हैं, एक शेड्यूल मेंटेन कर रहे हैं, सिलेबस फॉलो कर रहे। क्यों कर रहे, क्या ज़रूरत है? क्योंकि हम अभी बच्चे नहीं हैं, कोई हमें बोलेगा नहीं कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा, राइट। हम खुद से कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो वो कहाँ से आ रहा है? खुद के सेल्फ से, सेल्फ अवेयरनेस से। खुद को हम जगा रहे हैं, या फिर खुद को अगर हम मान लो कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हम टाइम पास करें, तो हम फ़ोन देखने अगर बैठ जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स या 1 घंटा हो जाता है। तो हमें खुद से ही रियलाइज़ होता है कि हमने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया। तो ये कौन करा रहा है, कौन बुलवा रहा है आपको? भगवान आके तो नहीं बुलवा रहे। तो आपका जो अंतर आत्मा है, राइट, इनर सेल्फ, तो वो आपको ये कर रहा है, वो आपको ये बता रहा है कि मान लो कि मैं खुद के बारे में बोलूँ कि श्रेष्ठा, यू कान डू दिस टू योर सेल्फ, राइट। तो ये चीज़ें कैसे हो रही है? हमको खुद से, हम खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, या फिर खुद के लिए हम जो गोल सोच रहे हैं उसके लिए ये चीज़ें हानिकारक हो सकती है। तो वही बोल रहे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो आध्यात्मिक जागृता है, हाँ, तो वो जो चीज़ है, वो चीज़ को हम एक्सेप्ट करेंगे अगर ग्रैटिट्यूड के साथ, तो वहाँ से क्या आएगा, क्या सीखने को मिलेगा? फेथ, डिसिप्लिन, ठीक है। तो वो जो फेथ एंड डिसिप्लिन होगा वो अल्टीमेट हमको कहाँ के और लेके जाएगा? हमारा स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के तरफ लेके जाएगा, ठीक है। हर एक सोसाइटी में या फिर हर एक रिलीजियन में एक डिफरेंट उसका वैल्यूज़ होता है। उसके जितने भी रूल्स हो, रेगुलेशन हो, उन सब चीज़ों का डिफरेंट वैल्यूज़ होता है। आपके लाइफ में किसी चीज़ को लेके डिफरेंट वैल्यू हो सकते हैं, मेरे लाइफ के वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। तो वो जो एक स्पिरिचुअल वैल्यू है जो डिफरेंट नहीं है, जो सारे इंसान को सिखाता है कि आप कैसे बिलीव कर सकते हो स्पिरिचुअलिटी पे, ठीक है, या फिर स्पिरिचुअल जो सोल है, या फिर स्पिरिचुअल जो फ्रीडम है, उस पर आप कैसे फेथ कर सकते हो, आप कैसे एक खुद के अंदर डिसिप्लिन ला सकते हो, जहाँ से आपको रियलाइजेशन होगा स्पिरिचुअल वैल्यूज़। यहाँ पे स्पिरिचुअल मतलब कोई भी गॉड की या फिर कोई भी डिफरेंट कुछ रिलीजियन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें सबको पता है कि विवेकानंद जो है यूनिवर्सल रिलीजियन की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी मतलब खुद के अंदर से जो अंतरात्मा है, इनर सेल्फ है, वहाँ पे एक स्पिरिचुअलिटी, एक हम बोल सकते हैं एक स्ट्रॉन्गर पावर, एक पॉजिटिव पावर को लाना, जिससे आपको बिलीव हो कि ये जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है ये मेरा फेथ एंड डिसिप्लिन से आ रहा है। तो ये क्या करेगा, एज अ पर्सन हमें चेंज कर सकता है, ठीक है। इस बारे में बताते हैं। उसके बाद क्या बता रहे हैं? द डीपेस्ट इन्फ्लुएंस अपॉन हिज थॉट इज़ ऑब्वियसली ऑफ एंशियंट हिंदू फिलोसफी, स्पेशली ऑफ द वेदांतो। जैसे कि मैंने बताया है कि वेदांतों से तो ये बहुत ज़्यादा ही विवेकानंद इन्फ्लुएंस थे, ऑब्वियसली, तभी जाके उन्होंने खुद का प्रैक्टिकल वेदांतो बनाया था। ओके, सो इट कैन सेफली बी सेड दैट टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट दैट विवेकानंद ऑल्सो इज़ अ वेदांतिस्ट। मतलब हम विवेकानंद को भी बोल सकते हैं कि वो भी एक वेदांतिस्ट है, ठीक है, बिकॉज वेदांतों के सपोर्टर है। सो द मेन बॉडी ऑफ हिज थॉट इज डिराइव फ्रॉम द हिंदू स्क्रिप्चर्स, फ्रॉम उपनिषद and the Vedanto. His basic belief in the essential unity of everything and that is in the completely monistic nature of reality. मतलब जिस बारे में वो बात कर रहे थे और उनका जो हिंदू स्क्रिप्चर जहाँ से आया है, डिराइव हो के आया है, पहले ही मैंने बताया कि उपनिषद एंड वेदांतों से ही आया है, बिकॉज उपनिषद एंड वेदांतों के ऊपर ही उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एम्फसाइज डाला है, राइट। तो इसीलिए क्योंकि उन्होंने वेदांत और उपनिषद से अपना जो थ्योरी है उसको डिराइव किया है, तो उसका भी थ्योरी काइंड ऑफ मोनिज्म को ही सपोर्ट करता है। मोनिज्म मीन्स अद्वैतवाद, राइट, अद्वैतवाद, जहाँ पे एक ही टॉपिक के बारे में बात किए जा रही है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज़ है, ब्रह्मा, ठीक है, और वो जो है जीव या फिर जगत के साथ
इक्विवेलेंट है या फिर सिमिलर है, ब्रह्मो एंड जगत जो है सिमिलर है, अभिन्न है, राइट। तो अद्वैतवाद वही है, शंकराचार्यों का जो अद्वैतवाद है मॉनिज्म। तो ये जो विवेकानंदों का थ्योरी भी है ना, ये भी थोड़ा सा मॉनिस्टिक नेचर का ही है, ठीक है। मॉनिस्टिक वर्ड का क्या मतलब है, अद्वैतवाद, ठीक है, मॉनिज्म। ओके, सो एंड ही ओज इट्स ऑरिजिन टू द वेदांतो, ऑब्वियसली वेदांतों से ही आया है कंसेप्ट। तो वेदांतों में हमें पता है माया का कंसेप्ट है। सो his doctrine of Maya again is derived from the same source। विवेकानंद ने भी माया के बारे में बात की है, तो वो भी कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली वो भी वेदांत से ही इन्फ्लुएंस्ड है, ऑब्वियसली माया का कंसेप्ट भी विवेकानंद का, ठीक है। तो द डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एम्पिरिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड द ट्रांसेंडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू दैट ही सो ऑफन मेक्स एंड टू विच ही रिफर्स टाइम एंड अगेन इन ऑर्डर टू सॉल्व सर्टेन apparent contradiction of his thought and is also borrowed from the Vedanta। तो उन्होंने क्या किया है, माया का जो कंसेप्ट दिया है उसके बाद उन्होंने क्या किया है, डिस्टिंक्शन किया है एक एम्पिरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक ट्रांसेंडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू का। एंड वहाँ से भी उन्होंने क्या रेफ़र किया है, अगेन टाइम के साथ क्या रेफ़र किया है कि कैसे ये कॉन्ट्रडिक्शन जो अपने थॉट्स में आ रहे हैं, उनके थॉट्स में आ रहे हैं, इसको उन्होंने सॉल्व किया है। एंड अगेन ये जो उन्होंने सॉल्व की है चीज़ें वो भी वेदांतों से ही इन्फ्लुएंस्ड है या फिर वेदांतों से ही उन्होंने बोरोड किया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बोरोड। सो इट इज़ ट्रू दैट विवेकानंद ऑलवेज एम्फसाइजेस द नीड ऑफ री इंटरप्रेटिंग वेदांत इन accordance with the demands and needs of time। In fact, his philosophy itself is an attempt in that direction। But this remains a fact that some of the basic ideas of philosophy of Vivekananda are derived from एंशियन हिंदू फिलोसफी, स्पेशली फ्रॉम वेदांतो। जो मैंने बताया कि वेदांतों से ही सारा कंसेप्ट उनका आया है। एंड विवेकानंद के दिल में ये ख्वाहिश थी कि वो री इंटरप्रेट करे वेदांतों का जो भी कंसेप्ट है उसको वो खुद की तरीके से इंटरप्रेट करे। तो इसीलिए उन्होंने अपना प्रैक्टिकल वेदांतो लिखा था, ठीक है। ओके, सो अब क्या हुआ, ये तो वेदांतों से इन्फ्लुएंस है, ये पता चला। अब नया क्या पता चलेगा, अब सेकंड कौन से फिलोसफी से या फिर कौन से ब्रांच से या फिर कौन सा डिफरेंट कौन से चीज़ से विवेकानंद इन्फ्लुएंस थे। फर्स्ट तो अद्वैत वेदांतों से या फिर वेदांतों से वो इन्फ्लुएंस थे। सेकंड इज़ बुद्धिस्ट फिलोसफी। बुद्धिस्ट फिलोसफी में जो कंसेप्ट दिया जाता है ना मास लिबरेशन का, तो उस बारे में भी ये बहुत इन्फ्लुएंस थे विवेकानंद। अच्छा, जो मास लिबरेशन है या फिर जो बोधिसत्ता है, तो वहाँ पे क्या होता है, दोनों डिवीज़न है, महाजान एंड हीनोजान का। तो वहाँ पे जो बोधिसत्ता का जो कंसेप्ट है ना, वहाँ पे जो महाजान ब्रांच है, बुद्धिज़्म का 2 ब्रांच होता है। हम जब बुद्धिज़्म पढ़ेंगे तो देखेंगे वो एकदम इलाबोरेटली देखेंगे, पर अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या होता है। बुद्धिज़्म में दोनों पार्ट है, ठीक है, हीनोजान एंड महाजान, ठीक है। ओके, तो ये जो हीनोजान है ना, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बस खुद को ही आगे लेके जा रहे हैं या फिर खुद को ही बस लिबरेशन तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि खुद का रास्ता खुद देखो, भगवान तुम्हारा कुछ नहीं करने आएंगे। पर जो महाजान ब्रांच है, ये लोग क्या करते हैं, खुद तो लिबरेट होते हैं और दूसरों को भी मदद करते हैं, ताकि वो जो एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, बहुत मतलब लिबरेशन पाना कोई मतलब आम बात नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एंड बहुत कुछ चीज़ें हमारी फेवरेट बहुत सारी चीज़ें या फिर बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल करनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें छोड़नी भी पड़ती है। तो जो महाजान ब्रांच है वो क्या करते हैं, वो खुद तो बोधिसत्ता लाभ करते हैं एंड वो दूसरों को भी हेल्प करते हैं ताकि वो भी लिबरेशन प्राप्त कर पाए, ठीक है। तो जैसे बौद्धों का नाम आता है, हाँ, गौतम बुद्ध का, कि वो जो है ऑलरेडी उनको निर्वाणा मिल गया था, स्टिल वो फिर से जन्म लेके इस दुनिया पे धरती पे आए ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिबरेशन या फिर निर्वाणा बोलते हैं, यहाँ पे बुद्धिज़्म में निर्वाणा बोलते हैं, निर्वाणा मिल सके, ठीक है। ओके,
सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो विवेकानंद का थ्योरी है ये also this is also influenced by Buddhist philosophy and there are at least 3 ideas in Vivekananda's philosophy for which he remains in debate to Buddhist thought। तो यहाँ पे 3 ऐसे आइडियाज़ के बारे में विवेकानंद ने बात की है जो एक्चुअली उन्होंने बुद्धिस्ट थॉट से उन्होंने पाए हैं। ठीक है, क्या क्या? फर्स्ट तो एक है मास लिबरेशन या फिर जो बोधिसत्व का कंसेप्ट है जो मैंने बताया। ठीक है, सेकेंड क्या है? सेकेंड है ये जो एक निर्वाणा का कंसेप्ट है ना, निर्वाणा होने के बाद भी आप आ रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो, वो एक कंसेप्ट। एंड तीसरा कंसेप्ट क्या है? तीसरा कंसेप्ट है ये जो हमारा है ना, शम्मक कर्मांतो शम्मक अजीब, मतलब जो अष्टांगिक मार्ग है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि बुद्धिज्म में क्या है, थोड़ा सा बता देती हूँ। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा पता होना चाहिए। बुद्धिज्म में क्या है, क्या क्या है? ओके, सो बुद्धिज्म में पहले कौन से कंसेप्ट के बारे में बात किया जाता है? 4 नोबेल ट्रूथ। एकदम स्टार्टिंग में कोई भी बुक आप देख लो, स्टार्टिंग में ये कंसेप्ट होगा ही होगा। ठीक है, 4 नोबेल ट्रूथ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है? 4 नोबेल ट्रूथ के बारे में बात किया जाता है जो हर इंसान फॉलो करने के लिए मजबूर नहीं है, वो यूजुअली फॉलो हो जाते हैं। कैसे? पहला नोबेल ट्रूथ क्या है? लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। मतलब दुख्या। ठीक है, यह है फर्स्ट जो हमारा आर्य सत्य या फिर नोबेल ट्रूथ है, उसका फर्स्ट है लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। सेकेंड क्या है? कॉज ऑफ सफरिंग, जहाँ पे हमारा आएगा 12 लिंक्स। तो क्या बोला जाता है? दुखा समुदाय, दुखा निरोधो। देन फोर्थ वन इज दुखा निरोधो मार्ग। ओके, मीन्स फर्स्ट है लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, लाइफ में सफरिंग ही है, पूरा लाइफ ही सफरिंग है। देन बोल रहे ये सब सफरिंग क्यों हो रहे हैं? थर्ड में बताया जाता है कि ये जो सफरिंग हो रहे हैं यहाँ से हम कैसे निकले, कैसे इससे हम आज़ाद हो पाए। ठीक है, सेसेशन ऑफ सफरिंग। एंड फोर्थ में क्या बोला जाता है? द वे टू लिबरेशन और टू रिमूव सफरिंग। ठीक है, ये चारों नोबेल ट्रूथ के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, तो पहले में क्या बताया जाता है कि लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा दुख है हर एक चीज़ पे, हर एक चीज़ जहाँ पे हमें अटैचमेंट है, जहाँ पे हमें एक्सपेक्टेशन है या फिर एक्सपेक्टेशन नहीं है। मान लो आज हम बहुत खुश है, फ्यू सेकेंड भी नहीं लगेगा हम दुखी हो जाएंगे। ऐसा कोई न्यूज़ आ गया, ऐसा कोई चीज़ हो गया कि हम अपसेट हो जाएंगे। जैसे कि मान लो कि हमने कट ऑफ निकलने से पहले हमने प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखा था और शायद इस बार यूजीसी नेट दिसंबर में हमारा बहुत अच्छा नंबर आया था। ठीक है, पर जैसे ही रिज़ल्ट निकला और इस बार का कट ऑफ आया, हो सकता है किसी का 0.1 मार्क्स की वजह से नहीं हुआ जेआरएफ, किसी का हो सकता है 1 नंबर की वजह से नेट नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है, राइट। तो पहले तो आप बहुत खुश थे आंसर की मिला के कि मेरा तो इस बार हो ही जाएगा जेआरएफ या नेट जो भी हो। उसके बाद जैसे ही आपके पास रियलिटी आई, अभी का न्यू कट ऑफ, न्यू रिज़ल्ट, उस पर क्या दिखा आपको कि लास्ट ईयर तो इस नंबर पे हो गया था जेआरएफ या नेट, कुछ भी हो, इस बार नहीं हुआ, राइट। तो पहले तो आप बहुत खुश थे, फिर सडनली आप क्या हो गए? अपसेट हो गए। तो वही बताया जाता है बुद्धिज़्म में कि हमारे लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है ना, वो इसीलिए है कि हम हर एक सिचुएशन में, चाहे बर्थ हो, डेथ हो, ओल्ड एज हो, डिस्पेयर हो, हर एक सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज देयर इज़ अ माया, देयर इज़ अ अटैचमेंट, राइट। तो अगर अटैचमेंट नहीं रहेगा तो हम दुखी नहीं होंगे। मान लो आपके पास में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन बैठा है जिसको आप जानते ही नहीं हो, और आप मान लो कि फ़ोन पे किसी से झगड़ा कर रहे हो, तो अगर आपके पास में जो बैठा हुआ है उसको आप जानते ही नहीं हो और आप किसी से झगड़ा कर रहे हो, तो क्या आपको फ़र्क पड़ेगा कि ये आदमी या
ये जो पर्सन बैठा है ये सुन के घर पे जाके बोलेगा नहीं, राइट, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ये कौन है, राइट। तो वैसे ही है कि जब हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, किसी चीज़ पे हम अटैच ही नहीं होंगे, तो हमारे लाइफ में क्या है, सफ़रिंग कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली बात यही बोला जाता है कि सफ़रिंग कैसे बंद होगा, कि हम रियलिटी को देखें, हम रियलिटी को इग्नोरेंस, अविद्या जिसको बोलते हैं अविद्या, राइट, इग्नोरेंस और अविद्या। तो ये जो अविद्या है ना, ये क्या करता है, हमारा हर एक चीज़ में जो चीज़ रियल में है उसको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर देता है, या फिर माया बोल सकते हैं। तो जो भी चीज़ रियल में है, रियलिटी में कोई चीज़ चल रहा है, हम अपने दिमाग में कुछ और ही ख्याली पुलाव बना रहे हैं, तो वो चीज़ अगर होगी तो आपके लाइफ में एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। एक्सपेक्टेशन जैसे ही बढ़ेगी आप तो अपसेट होने ही होने हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, कॉज ऑफ सफरिंग। ये सबको पता है, दुख समुदाय में क्या बोला जाता है, 12 फीलिंग्स। ये जो 12 फीलिंग्स के बारे में बात किया जाता है, इनमें हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों लाइफ के बारे में ही लिंक किया गया है कि कैसे कैसे हम जन्मे, फिर हमारा डेथ हो गया, फिर हम जन्मे, क्यों जन्मे, अगर रीबर्थ हुआ तो क्यों हुआ। तो ये सारी चीज़ें 12 फीलिंग्स में बोला जाता है। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, बस जितना विवेकानंद का कंसेप्ट समझाने के लिए ज़रूरी है मैं बस उतना ही बता रही हूँ, ओके। अच्छा, थर्ड है सेसेशन ऑफ सफ़रिंग। तो ये सफ़रिंग से कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, ये सफ़रिंग कैसे बंद होगा। तो फिर यही बोला जाता है कि आप जो है अपना जो रियलिटी है, अपना जो कर्म है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। आपका जब भी कर्म का भी 2 डिवीजन है, प्रारुद्ध एंड अनारुद्ध कर्म। जब भी आपका प्रारुद्ध कर्म ख़त्म हो जाएगा, या फिर आपका जो भी कर्म बाकी था वो हो जाएगा कंप्लीट, आप सारे कर्म भोग कर चुके होंगे, तो वैसे ही आपका और रिबर्थ नहीं होगा, या फिर आपका और सफरिंग नहीं होगा। एंड लास्ट स्टेज है हमारा लिबरेशन, ठीक है, लिबरेशन। तो ये जो स्टेज है ना लिबरेशन, यहाँ पे ये 4 नंबर स्टेप में ही बोला गया है कौन से चीज़ों के बारे में, अष्टांगिक मार्ग के बारे में, ठीक है। अच्छा देखो, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने रिमूव करके फिर से अच्छे से लिखा। तो ये जो 4 नंबर है, द वे और द पाथ टू लिबरेशन, जिसको मार्ग बोला जाता है। तो यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग के बारे में, मतलब 8 फोल्ड पाथ के बारे में बताया गया है, जिसके हेल्प से हम लिबरेशन तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग के अंदर ही ना हमारा बताया गया है सम्यक चरित्र, सम्यक कर्मांतो, सम्यक आजीव। तो ये जो सम्यक कर्मांतो एंड सम्यक आजीव है, ये जो थॉट है ना, तो विवेकानंद ये 2 पार्ट से भी इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये 2 पार्ट से भी, सम्यक कर्मांतो मतलब क्या है कि तुम्हारा जो काम है, तुम्हारा जो ऑक्यूपेशन है, वो काम तुम करोगे एंड वो काम तुम नॉन वायलेंसली करोगे। एंड सम्यक आजीव क्या है कि लाइवलीहुड, मान लो घर चलाने के लिए तुमको कोई ना कोई ऑक्यूपेशन फॉलो करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ तुम एकदम ट्रूथफुली करोगे। तो ये जो 2 है 8 फोल्ड पाथ में से, ये जो 2 है ना, सम्यक कर्मांत एंड सम्यक आजीव, इन दोनों से भी इन्फ्लुएंस्ड है कौन, विवेकानंदो, ठीक है। विवेकानंदो इन दोनों से भी इन्फ्लुएंस्ड है, इन दोनों 8 फोल्ड पाथ में से बस ये 2 चीज़ों से वो बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दैट इन अ सर्टेन सेंस विवेकानंद इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिस्ट फिलोसफी ऑल्सो, एंड देयर आर 3 आइडियाज़। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है द मास लिबरेशन, जो मैंने बताया, दैट विवेकानंद envisages it has a clear similarity with the Buddhist ideal of बोधिसत्व। तो विवेकानंद क्या करते हैं, विवेकानंद मास लिबरेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एक साथ लिबरेशन के बारे में बात किया जाता है। हमने पढ़ा है मास कम्युनिकेशन पेपर 1 में, मतलब बहुत सारी चीज़ों से या फिर बहुत सारे इंसानों का एक साथ हो रहा है
विजुअलेशन, या फिर मान लो कोई टीवी का ऐड चल रहा है, ठीक है, मास कम्युनिकेशन बोला जाता था उसको। तो एक चीज़ बहुत सारे लोगों का एक साथ हो रहा है, दैट इज़ मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला जा रहा है, मास लिबरेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एक साथ लिबरेशन। तो ये जो कंसेप्ट के बारे में विवेकानंद बात करेंगे, इनका सिमिलैरिटी कौन से टॉपिक से है, बुद्धिस्ट फिलोसफी में जो बोधिसत्व का आइडिया है उसके साथ है। सेकेंड, विवेकानंद इज इम्प्रेस्ड बाय द बुद्धिस्ट assertion that the raft with the help of which one crosses a river in storm should be left for the use of others। तो जो राफ्ट से या फिर जो मान लो शिप से आप एक रिवर क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, तो वो शिप से आप जब रिवर क्रॉस कर लेते हो या फिर समुंदर क्रॉस कर लेते हो, उसके बाद जाके उस बोट को आपको छोड़ देना चाहिए दूसरों के लिए भी। मान लो कि आप एक मुसीबत में हो, तो आपको किसी ने हेल्प की, कोई गाड़ी देके आपको हेल्प कर रहा है, तो उस गाड़ी से निकल के आप जब आपके जो लोकेशन है वहाँ पे आप पहुँच जाते हो, तो उसके बाद आप उस गाड़ी को छोड़ दो ताकि उससे दूसरे लोग भी हेल्प ले पाए, ठीक है। तो वही बात कि जब आपका बस खुद का लिबरेशन नहीं होना चाहिए, आपके साथ साथ आप दूसरों का भी हेल्प करोगे लिबरेटेड होते हुए, ठीक है, जो बात मैंने बताई, ओके, वही बोला गया। So Buddha himself, even after attaining nirvana, kept on roaming about and helping others in their struggle against suffering। तो मैंने बताया ना कि जैसे बुद्धा जो है लिबरेशन हो जाने के बाद भी फिर से इस वर्ल्ड पे आए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर पाए निर्वाणा की तरफ जाने के लिए, ठीक है। सो विवेकानंद फ्रैंकली रिकॉग्नाइज द वर्थ ऑफ सच ह्यूमैनिटेरियन एंड ऑल्ट्रुइस्टिक वर्क एंड हिज ओन मिशनरी जिल फॉर द सर्विस इन इज इन्फ्लुएंस बाय दिस। ये देखो, ये जो मिशनरी जिल वाला वर्ड है ये आया था एक बार क्वेश्चन में, मैं ईयर भी बता दूंगी आप लोग, ठीक है। एंड थर्डली जैसे मैंने बताया कि बुद्धिस्ट आइडियल में जो सम्यक कर्मांतो एंड आजीव का कंसेप्ट है ये भी इंस्पायर है, तो विवेकानंद को लगता है कि ये भी बहुत एक अच्छा कंसेप्ट है, ओके। इसके बाद वो क्रिश्चियनिटी से भी इन्फ्लुएंस हुए थे विवेकानंद। वहाँ से उनको क्या अच्छा लगा, वहाँ से उनको अच्छा लगा कि एक जो सुप्रीम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जाता है। इसके बाद उनको क्रिश्चियनिटी भी बहुत अच्छे लगने लगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो एक सोल जिसको फोर्स करके रख रहे हैं ह्यूमन बीइंग, ये जो है क्रॉस कर पा रहे हैं या फिर ये सफ़रिंग से आज़ाद हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ही कुड सी दैट इट रिक्वायर अ सुप्रीम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ टू फॉरगिव द ऑपरेसर इवन इन द मिड्स ऑफ एक्वेट फिजिकल सफरिंग। तो किसी को माफ़ करने के लिए या किसी को भूल जाने के लिए या कोई भी चीज़ को छोड़ के लिबरेशन तक जाने के लिए एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी में उस चीज़ के बारे में बात की गई है। सो इसीलिए विवेकानंद को वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। सो फ्रॉम क्रिश्चियनिटी देयरफॉर विवेकानंद टेक्स अप द आइडियल ऑफ सर्विस एंड लव। तो फिर वहाँ से विवेकानंद ने कौन सा कंसेप्ट को चूज़ किया या फिर कौन सा कंसेप्ट उन्होंने समाप्त किया, दैट द आइडियल ऑफ सर्विस एंड लव, कि आप लोगों को सर्विस दो एंड आप लोगों से प्यार जीतो या फिर लोगों को प्यार दो, ठीक है, सर्विस भी दो, ठीक है, आप लोगों को हेल्प करो, जिसको मदद लगे उनको मदद करो और लोगों को जितना हो सके उतना प्यार दो। So his conviction that man contains within him the spark of divinity and his epistemic belief in the possibility of man's redemption contain the element that greatly resemble the Christian notion of the kingdom of God। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो कन्विक्शन कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या कंटेन कर रहे हैं, वो अपने अंदर डिवाइनिटी का जो स्पार्क है एंड उसका जो ऑप्टिमिस्टिक बिलीव है वो अपने अंदर वो कंटेन कर रहे हैं। एंड उससे क्या होता है, ह्यूमन बीइंग का जो पॉसिबिलिटी होता है रिडेम्पशन का, वो चीज़ बहुत ज़्यादा रिसेंबल होता है क्रिश्चियन नोशन से। एंड क्रिश्चियन नोशन कहाँ का, किंगडम ऑफ गॉड का, भगवान का, ठीक है। उसके बाद वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड है ब्राह्मो समाज से
and for some time he was under the influence of Brahmo Samaj, and it can be said that his strong feeling against the prevalent orthodox and superstition rites were generated under that influence, and he was seemed to be influenced by personality of दयानंद सरस्वती. ये जो फिलोसोफर है ये हमारे सिलेबस में नया ऐड हुआ है, दयानंद सरस्वती. हमें पता है कि वो ब्राह्मो समाज का फाउंडर है, दयानंद सरस्वती. सो ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई हिम. And it can be said that Dayananda's emphasizes on the indeterminate nature of reality and his practical insistence on the quality of fearlessness had left a deep mark on Vivekananda. And also, and there was the Gita, which with it emphasizes on selfless work, was a source of constant inspiration to Vivekananda. ठीक, तो गीता से भी विवेकानंद ने सीखा है कैसे सेल्फलेसली वर्क करना चाहिए. ठीक है, कैसे हम निष्काम कर्म कर सकते हैं. तो वो करने से क्या होगा, वो करने से आपका सोल जो है प्योर हो जाएगा, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हो वो आप एकदम 200% सीरियसनेस के साथ या फिर इंटेंशन के साथ कर रहे हो. तो उसके पीछे आपका कोई भी स्वार्थ नहीं छुपा हुआ है. सो दैट इज़ सेल्फलेस वर्क. ओके, ये सब चीज़ों के बाद और एक पर्सन के बारे में बात किया जाता है जिनसे तो ग्रेट इन्फ्लुएंस हुए हैं विवेकानंदो, विच वाज रामकृष्ण परमहंस देव. ठीक है, सो द प्रोफाउंडेस्ट इन्फ्लुएंस इन द लाइट ऑफ विच एवरी अदर इन्फ्लुएंस वॉज रिमोल्डेड एंड शेप्ड वॉज दैट ऑफ हिज मास्टर Swami Ramakrishna Paramhansa. In fact, the story of the life of Vivekananda would have been entirely different had he not come under the influence of Ramakrishna. अगर वो रामकृष्ण के इन्फ्लुएंस पे नहीं आता तो उसका लाइफ शायद डिफरेंट होता. बिकॉज वो रामकृष्ण के छत्र छाया में आया तो उनका लाइफ डिफरेंट बन गया. विवेकानंद तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए. So it is said that रामकृष्ण brought about a spiritual transformation. हमें सबको पता है कि रामकृष्ण को भगवान बोला जाता है, राइट, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है. So it is said that रामकृष्ण brought about a spiritual transformation in the personality and the mental makeup of Vivekananda. Swami Nikhilananda speaking about this, that he is saying that it was his master who had taught him the divinity of the soul, the non-duality of God, head, and the unity of existence, and one more great thing, that it is the universality or harmony of all different religions. तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यूनिवर्सल रिलीजियन के बारे में विवेकानंद बात करते हैं. तो यहाँ पे स्वामी निखिलानंद क्या बोलते हैं कि विवेकानंद का जो मास्टर है, मतलब रामकृष्ण के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने ही इनको, मतलब विवेकानंद को सिखाया है कि डिवाइनिटी ऑफ सोल, सोल या फिर आत्मा का जो दैवत्व है वो, उसके बाद जो नॉन डुअलिटी है गॉड के साथ, गॉड डुअल नेचर का नहीं है, राइट, गॉड जो है एक ही नॉन डुअल कैरेक्टर है, एंड यूनिटी खुद के एग्जिस्टेंस के साथ चीज़ों का जो यूनिटी, ये सारी चीज़ों के बारे में, एंड ऑल्सो यूनिवर्सलिटी के बारे में कि सारी ऑल पीपल आर इक्वल. यूनिवर्सल मतलब क्या, जैसे हम बोलते हैं ऑल मेन आर मॉर्टल, मतलब कहीं भी किसी भी कंट्री में आप ऐसा कोई भी इंसान नहीं दिखा सकते जो इमॉर्टल है, राइट. तो वो चीज़ है यूनिवर्सलिटी. तो वो सारी कंसेप्ट रिलीजियन के अंदर विवेकानंद ने सीखा है रामकृष्ण देव से. Okay, and it is true that Ramakrishna initiate him to spiritual discipline and meditation. तो क्या हुआ कि रामकृष्ण ने ही इनिशिएट लिया था एंड इन्फ्लुएंस किया था विवेकानंद को, एंड उनको बताया था कि आप स्पिरिचुअल मेडिटेशन करो, आप स्पिरिचुअल डिसिप्लिन मेंटेन करो. अच्छा, ये वाला वीडियो ना आज बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया, तो मैं एक काम करूँगी, मैं कल भी एक वीडियो इस पर अपलोड करूँगी स्वामी विवेकानंद का पार्ट 2. ये पार्ट 1 करके करती हूँ या फिर क्लास नंबर 1 करके करूँगी. तो
उस पे ये वाला जो चीज़ है वो मैं कंटिन्यू करूँगी। मैंने जैसे पहले ही बताया था कि स्वामी विवेकानंद तो बहुत टाइम लगेगा, सारी फ़िलोसोफ़र बहुत टाइम लगेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊँगी। और क्योंकि मैंने आज बहुत ज़्यादा ब्रीफली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है तो इसलिए थोड़ा सा क्लास मेरा ज़्यादा लंबा हो गया, पर मैं कल भी इसका एक क्लास अपलोड करूँगी। आप लोग देख लेना, आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप बता देना, और मैं PDF तो आज ही अपलोड कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।